नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली सरकार घरों के लंबित पानी के बिलों पर लेट फीस करेगी माफ। दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने पुष्टि की है कि छूट योजना पर काम चल रहा है और अगले 2 महीनों में इसके लागू होने की उम्मीद है। वर्मा ने कहा, हम बिलिंग सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने पर काम कर रहे हैं। सिस्टम तैयार होते ही सरचार्ज माफी शुरू कर दी जाएगी। दिल्ली वासियों को बड़ी राहत देते हुए सरकार लंबित घरेलू पानी के बिलों पर भुगतान अधिभार को 100% माफ करने की तैयारी कर रही है। यह कदम बढ़ती बिलिंग शिकायतों और बकाया राशि के कारण बढ़ते आक्रोश के बीच उठाया गया, जो आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अब 1,42 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। फ्री में साफ होगा दिल्ली वालों का सेप्टिक टैंक, जल बोर्ड की शानदार पहल। दिल्ली के जिन अनाधिकृत कॉलोनियों में सीवर लाइनें नहीं है और घरों से निकलने वाले वेस्ट वाटर या अपशिष्ट सेप्टिक टैंक में लोग एकत्र करते हैं, उन्हें इसे खाली या सफाई कराने के लिए अब प्राइवेट वेंडरों को 2,000 या 3,000 रुपए देने की जरूरत नहीं है। जल बोर्ड ने सेप्टिक टैंक से अपशिष्ट की सफाई मुफ्त में करने का फैसला किया है। मकसद यह है कि अपशिष्ट के चलते यमुना में गंदगी न हो। दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह का कहना है कि यह फैसला लोगों के हित में लिया गया और जल्द ही इसके लिए प्रोसेस भी जारी की जाएगी। बता दें कि अपशिष्ट कलेक्ट करने वाले टैंकर भी जल बोर्ड के होंगे। दिल्ली के जिन अनाधिकृत कॉलोनियों में सीवर लाइनें नहीं है, लोगों ने सेप्टिक टैंक बना रखा है। ऐसे सेप्टिक टैंक खाली कराने या सफाई के लिए जल बोर्ड दिल्ली वाटर बोर्ड सेप्टेज मैनेजमेंट रेगुलेशन 2018 बनाया है। शराब बेचकर मालामाल हो गई दिल्ली सरकार, बम्पर कमाई से इतना बढ़ गया रेवेन्यू। जब वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही यानी कि अप्रैल से जून में दिल्ली सरकार ने शराब की बिक्री में 2662 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमाया है। इस दौरान राजधानी में लगभग 16 करोड़ 96 लाख बोतलें बेची गई है, जो पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 1 करोड़ बोतलें ज्यादा है। मौजूदा आबकारी नीति के तहत दिल्ली में शराब की खुदरा बिक्री 4 सरकारी एजेंसियां करती है। इन चारों एजेंसियों की कमाई 2662 करोड़ रुपये रही, जबकि पिछले वित्त वर्ष 2024-26 की पहली तिमाही में इन्हीं निगमों ने 15 करोड़ 93 लाख बोतलें बेचकर 2403 करोड़ रुपए की इनकम हासिल की थी। इस बार 259 करोड़ रुपए ज्यादा कमाई हुई है। दिल्ली में दर्दनाक हादसा, ऑडी सवार ने फुटपाथ पर सो रहे 5 लोगों को रौंदा, ड्राइवर गिरफ्तार। राजधानी दिल्ली में दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोगों के घायल होने का मामला सामने आया है। यहां दक्षिण पश्चिम दिल्ली के वसंत विहार इलाके में यह हादसा हुआ है। यहां शिवा कैंप के पास फुटपाथ पर सो रहे 5 लोगों को नशे में धुत ऑडी कार चालक ने कुचल दिया, जिससे वे घायल हो गए। एक अधिकारी ने बताया कि घायलों में 2 दंपति और 8 साल की एक बच्ची शामिल है। उन्होंने बताया कि यह घटना 9 जुलाई की देर रात करीब 1:45 बजे की है। कार चालक उत्सव शेखर उम्र 40 वर्ष को पकड़ लिया गया, जिसे बाद में बेल पर रिहा भी कर दिया गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी कार चालक की मेडिकल रिपोर्ट से पुष्टि हुई है कि घटना के समय वह नशे में था। अधिकारियों के घटनास्थल पर पहुंचने से पहले घायलों को उपचार के लिए निकटवर्ती अस्पतालों में ले जाया जा चुका था। पीड़ितों की पहचान लाधी उम्र 40 वर्षीय, उसकी 8 वर्षीय बेटी बिमला, उसके पति समामी उर्फ चिरमा उम्र 45 वर्षीय, रामचंद्र उम्र 45 वर्षीय और उसकी पत्नी नारायणी उम्र 35 वर्षीय के रूप में हुई है। वे सभी राजस्थान के निवासी हैं। पुलिस ने कहा कि आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दिल्ली के शाहदरा में कांवड़ यात्रियों की राह में बिछाए गए कांच के टुकड़े, मचा हड़कंप। दिल्ली के शाहदरा इलाके में शिव भक्त कांवड़ियों के लिए आरक्षित कांवड़ मार्ग पर कांच के टुकड़े मिलने से हड़कंप मच गया है। वह चिंतामणि चौक से शाहदरा फ्लाईओवर पर तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर कांच के टुकड़े बिखरे हुए मिले। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा को इसकी जानकारी मिली। इसके बाद मंत्री ने स्थानीय विधायक संजय गोयल को मौके पर भेजा। विधायक के मुताबिक कांवड़ मार्ग पर छोटे छोटे कांच के टुकड़े मिले। इसके बाद पीडब्ल्यूडी के सफाई कर्मचारियों को मौके पर बुलाया गया और पूरी मार्ग की सफाई की जा रही है। संजय गोयल का कहना है कि शुक्रवार को भी इस कांवड़ मार्ग पर कांच के टुकड़े मिले थे, जिसकी सफाई कराई गई थी, लेकिन शनिवार को दोबारा कांवड़ यात्रियों के लिए आरक्षित मार्ग पर कांच के टुकड़े बिखरे हुए मिले, जिससे लगता है कि साजिशन इस तरह के कृत्य किए जा रहे हैं। इसकी सूचना दिल्ली पुलिस को भी दी गई है और दिल्ली पुलिस से पूरे मार्ग पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि किन परिस्थितियों में कांच के टुकड़े कांवड़ मार्ग पर बिखरे हुए मिले हैं।
दिल्ली में फिर ढही 4 मंजिला इमारत, 6 लोगों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जो उत्तर पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके में शनिवार सुबह 4 मंजिला इमारत ढह गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में कुछ लोगों के मलबे में फंसे होने और घायल होने की भी खबर है। बता दें कि मलबे से अभी तक 4 लोगों को बाहर निकाल लिया गया। पुलिस ने बताया कि कई एजेंसियां बचाव अभियान में लगी है। एक अधिकारी ने कहा, हमें सुबह 7 बजे एक इमारत के गिरने की सूचना मिली। दमकल की 7 गाड़ियों सहित कई टीम काम कर रही है। वहीं दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने पूर्ववर्ती आप सरकार पर निशाना साधा और जानकारी दी कि इस घटना में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। गैंगस्टर नीरज बबानिया की पत्नी की बीमारी पर संदेह जताते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से किया इनकार। जहां हाईकोर्ट ने गैंगस्टर नीरज सहरावत उर्फ बबानिया को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसने बीमार पत्नी की देखभाल के आधार पर यह मांग रखी थी। कोर्ट ने कहा कि अपराध की गंभीरता और आवेदक के आपराधिक इतिहास को देखते हुए उसके फरार होने की आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता। बबानिया की याचिका ठुकराते हुए जस्टिस संजीव नरूला ने कहा कि आवेदक के फरार होने की आशंका एक गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है और इस तरह अंतरिम जमानत देने का मानदंड यहां पूरा नहीं होता। कहां लापता होगी ड्यू की छात्रा सिन्हा देवनाथ, दिल्ली पुलिस भी ढूंढने में हुई फेल। त्रिपुरा सीएम ने मांगी मदद। ये त्रिपुरा की 19 साल की सिन्हा देवनाथ दिल्ली में लापता हो गई है। वो दक्षिण त्रिपुरा जिले के सबरूम की रहने वाली है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने मामले पर तुरंत एक्शन लेने के लिए पुलिस को कहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय यानी कि सीएमओ ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। इसमें लिखा है, सबरूम की रहने वाली सिन्हा देवनाथ के दिल्ली में लापता होने की खबर मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंची है। इसके बाद पुलिस को तुरंत जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। अहमदाबाद मुंबई के बीच नहीं चलेगी जापानी बुलेट ट्रेन, रेल मंत्रालय ने लिया बड़ा फैसला। यह देश की पहली अति महत्वाकांक्षी अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड कॉरिडोर यानी कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर जापानी बुलेट ट्रेन के बजाय स्वदेशी तकनीक से निर्मित सेमी हाई स्पीड वंदे भारत को चलाया जाएगा। भारतीय रेल की यह पहली वंदे भारत ट्रेन होगी जो 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। इससे पहले दावा किया जा चुका है कि मुंबई अहमदाबाद के बीच 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। इससे धंधा ही करवा दें, राधिका की दोस्त का दावा। पिता को इस तरह के ताने दे रहे थे लोग। हरियाणा की टेनिस प्लेयर राधिका यादव हत्याकांड में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। गुरुवार की सुबह 10:30 बजे उसके पिता दीपक यादव ने पीछे से उस पर गोलियां बरसाकर उसकी हत्या कर दी। उसकी पीठ पर 3 और कंधे पर 1 गोली लगी, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले में अब उसकी दोस्त हिमांशिका ने एक नया वीडियो जारी कर कई बड़े दावे किए। उसने अपने वीडियो में कहा कि राधिका के पिता उसके मर्डर की प्लानिंग पिछले 3 दिनों से कर रहे थे और इसी प्लानिंग के तहत भाई और उसके कुत्ते को घर से दूर रखा गया था ताकि वो राधिका को बचा ना पाए। दोस्त ने यह भी दावा किया है कि उसके पिता ने कुछ लोगों की बातें सुनकर राधिका की हत्या कर दी। उन लोगों ने राधिका के पिता को उससे धंधा कराने जैसे ताना मार रहा था। दिल्ली वाले इस दिवाली भी नहीं फोड़ पाएंगे पटाखे, बीजेपी सरकार ने साल भर का लगाया प्रतिबंध। ये दिल्ली वाले इस बार भी दिवाली पर पटाखे नहीं फोड़ पाएंगे। दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई वाली भाजपा सरकार ने पटाखे फोड़ने और बेचने पर साल भर के लिए बैन लगा दिया। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी यानी कि डीपीसीसी ने राजधानी में सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और फोड़ने पर साल भर के लिए तुरंत प्रभाव से रोक लगाने की घोषणा की है। बता दें कि इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार डीपीसीसी ने कहा कि रविवार को एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की धारा 5 के तहत पब्लिक नोटिस के रूप में जारी किया गया। यह नया निर्देश सभी लोगों, संगठनों और संस्थाओं पर लागू होता है। इसका कड़ाई से पालन करना अनिवार्य। इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में 23 लाख घरों का हुआ सर्वे, कितनी मिली? रिपोर्ट में हुआ खुलासा। जो दिल्ली नगर निगम हर साल मानसून से पहले 30 जून तक खतरनाक इमारतों का सर्वे करता है। इस साल 1 जुलाई तक की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 23 लाख इमारतों का सर्वे किया गया, जिनमें से केवल 4 इमारतें ही खतरनाक श्रेणी में पाई गई। निगम के 12 जोनों में किए गए सर्वे में करीब 300 इमारतों को मरम्मत के लिए नोटिस जारी किए गए। पिछले साल निगम ने 29 लाख से अधिक इमारतों का सर्वे किया था, तब भी सिर्फ 4 इमारतों को ही खतरनाक घोषित किया गया था। रिपोर्ट पर सवाल उठ रहे कि इतनी बड़ी संख्या में सर्वे के बाद भी खतरनाक इमारतों की संख्या बेहद कम क्यों निकलती है। वहीं दिल्ली नगर निगम ने पिछले 10 वर्षों में 76,465 अनाधिकृत निर्माण की पहचान कर संबंधित संपत्तियों को नोटिस जारी किए। निगम के बिल्डिंग विभाग ने इन निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नोटिस भेजे। तिलक नगर के विधायक जरनेल सिंह ने 26 मार्च 2025 को विधानसभा सत्र में अनाधिकृत निर्माण, ध्वस्तीकरण और संपत्तियों की सीलिंग से संबंधित सवाल पूछे थे। इसके जवाब में दिल्ली सरकार के शहरी
विकास विभाग ने वर्ष 2015 से 17 मार्च 2025 तक की कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत की। पिछले 10 वर्षों में निगम ने अवैध निर्माण और कब्जों के खिलाफ 35,842 स्थानों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की है, जिसमें सड़कों और फुटपाथों पर कब्जे भी शामिल है। भवन निर्माण नियमों के उल्लंघन पर 11,903 संपत्तियों को सील किया गया है। गुरुग्राम के सोहना की अवैध कॉलोनी में 200 घरों पर चलेंगे बुलडोजर। गुरुग्राम के सोहना शहर के वार्ड 13 में स्थित हरियाणा टूरिज्म निगम की करीब 9.5 एकड़ जमीन पर बसी अवैध कॉलोनी पर जल्द ही बुलडोजर चलेगा। पर्यटन निगम की मांग पर जिला उपायुक्त ने इसके लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कर दी है और पुलिस सहायता मिलते ही निगम द्वारा इस अवैध कॉलोनी में बने करीब 200 मकानों को ध्वस्त किया जाएगा। अरावली पहाड़ी से सटी वार्ड नंबर 13 में हरियाणा टूरिज्म निगम की यह जमीन पिछले करीब 15 वर्षों से अवैध रूप से बसी हुई थी। इन अवैध मकानों में रहने वाले परिवारों ने पक्के मकानों के साथ साथ झोपड़ियां और पशुपालन के आशियाने भी बना रखे थे। हालांकि इन परिवारों के मुखिया पर्यटन विभाग के खिलाफ अदालत में चल रहे मामलों में हार चुके हैं। अदालत ने इस कॉलोनी को तोड़ने के आदेश जारी किए हैं। अरविंद केजरीवाल और गोपाल राय कहां है? दिल्ली में इमारत गिरने पर गरमाई राजनीति, बीजेपी बोली एक्शन लेंगे। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में शनिवार को 4 मंजिला इमारत गिरने के बाद सियासी पारा चढ़ गया। इस घटना के लिए भाजपा ने जहां आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया, वहीं घटना की बारीकी से जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की बात भी कही गई है। उन्होंने कहा, पिछले 10-15 वर्षों में वोट बैंक की राजनीति के कारण भ्रष्टाचार की व्यापक समस्या उत्पन्न हुई है। भारी भ्रष्टाचार के चलते अवैध बहुमंजिला इमारतें खड़ी हो गई है। वहीं बिना सुरक्षा मानकों के 6 मंजिला इमारतें बनाई जा रही है। वह कपिल मिश्रा ने चेतावनी दी है कि सीलमपुर में ढही इमारत के पास की इमारतें भी खतरे में हैं। उन्होंने कहा, जब हम मलबा हटाएंगे तो ये इमारतें भी गिर सकती है। मिश्रा ने पूर्ववर्ती सरकारों को अवैध निर्माण की अनुमति देने के लिए जिम्मेदार ठहराया और कहा, इन मौतों के लिए वे लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने ऐसी इमारतों को बनने दिया और अब दिल्ली छोड़कर भाग गए हैं। दिल्ली में इमारत गिरने के मामले में लापरवाहों पर आएगी शामत, जाने पुलिस ने क्या उठाया कदम। दिल्ली के वेलकम इलाके में शनिवार सुबह 4 मंजिला इमारत गिरने से एक ही परिवार के 6 सदस्यों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद दिल्ली पुलिस ने लापरवाही का मामला दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक बिल्डिंग गिरने की जांच कई पहलुओं से की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि लापरवाही के तहत भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया। हादसे की वजह पता लगाने के लिए कई जांच टीमें बनाई गई है। अब भारी बारिश की मार भी झेल लेगी दिल्ली, जल भराव से मिलेगी राहत, मास्टर प्लान तैयार। दिल्ली सरकार शहर के लिए एक ड्रेनेज मास्टर प्लान को अंतिम रूप देगी। शहर को नजफगढ़, बारापुला और ट्रांस यमुना बेसिनों में विभाजित किया गया। सलाहकार अगले 15 दिनों में मसौदा रिपोर्ट पेश करेंगे, जिसके बाद जल निकासी नेटवर्क का नया डिजाइन प्रस्तुत किया जाएगा। वर्तमान प्रणाली केवल 50 मिलीमीटर वर्षा झेल पाती है, जिससे जल भराव की समस्या होती है। व्यापक योजना से इस समस्या का समाधान होगा। लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश वर्मा ने शनिवार को कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही शहर के लिए एक ड्रेनेज मास्टर प्लान को अंतिम रूप देगी। 2021 से इस परियोजना पर काम कर रहे विभाग ने शहर को 3 बेसिनों नजफगढ़ बेसिन, बारापुला बेसिन और ट्रांस यमुना बेसिन में विभाजित किया है और प्रत्येक के लिए निविदाएं जारी की है। वर्मा ने कहा, दिल्ली ड्रेनेज मास्टर प्लान के लिए सलाहकारों की मसौदा रिपोर्ट अगले 15 दिनों में प्रस्तुत की जाएगी, जिसके बाद इसका अध्ययन किया जाएगा और काम शुरू होगा। दिल्ली विश्वविद्यालय तैयार कर रहा उच्च शिक्षा का नया खाका, प्रत्येक कॉलेज में इनक्यूबेटर शुरू करने की योजना। दिल्ली विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक मजबूत भविष्य की नींव रख रहा है। शनिवार को कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह की अध्यक्षता में आयोजित कार्यकारी परिषद की 1200 क्षेत्रीय बैठक में न केवल शैक्षणिक संरचना को सुदृढ़ करने पर जोर दिया गया, बल्कि ढांचागत विकास, डिजिटल संसाधनों और वैश्विक मानकों की ओर बढ़ते कदमों की रूपरेखा भी प्रस्तुत की गई। कांवड़ियों के सात्विक भोजन के लिए विश्व हिंदू परिषद ने शुरू की पहल, बांट रहे सनातनी स्टिकर। सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और इसके साथ ही कांवड़ यात्रा का उत्साह भी चरम पर है। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली के बावाना क्षेत्र में एक विशेष अभियान शुरू किया है, जिसके तहत कांवड़ मार्ग पर स्थित दुकानों का निरीक्षण किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कांवड़ यात्रियों को उनकी आस्था के अनुरूप शुद्ध सात्विक भोजन आसानी से उपलब्ध हो।
1173 भिखारियों और बेसहारा लोगों को शेल्टर होम पहुंचाया दिल्ली सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट पुलिस का मेगा अभियान। ये दिल्ली सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने जगह जगह खासकर ट्रैफिक सिग्नलों और चौराहों पर घूमते भिखारियों और बेसहारा लोगों की बढ़ती तादाद को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा और सराहनीय कदम उठाया है। पुलिस ने 1173 भिखारियों और बेसहारा लोगों को शेल्टर होम में पहुंचाया है। यह अभियान 1 जुलाई को शुरू किया गया। इसके तहत भिखारियों और आवारा लोगों को चिन्हित कर दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा संचालित शेल्टर होम्स में शिफ्ट किया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस पूरे अभियान को बेहद संवेदनशील और मानवीय दृष्टिकोण से अंजाम दिया गया और किसी पर दबाव नहीं बनाया गया। वह साथ ही हर व्यक्ति के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया गया। वह शेल्टर होम्स में इन सभी लोगों को भोजन, चिकित्सा सुविधा और बुनियादी जरूरतें उपलब्ध कराई जा रही है। दिल्ली में तारों का जाल होगा खत्म, स्मार्ट अंडरग्राउंड वायरिंग का पहला पायलट प्रोजेक्ट शुरू। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को शालीमार बाग के BH ब्लॉक में ओवरहेड बिजली तारों को भूमिगत करने वाले पहले पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की। यह महत्वाकांक्षी योजना 3 महीने में पूरी की जा सकेगी और शालीमार बाग के करीब 5500 परिवारों को इससे फायदा होगा। बता दें कि दिल्ली सरकार ने बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान दिल्ली में तारों के जाल को खत्म करने के लिए किया था। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि इस परियोजना में 8 करोड़ 7 लाख रुपये की लागत आएगी और इसे प्रधानमंत्री मोदी के स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विजन के अनुरूप तैयार किया गया। वह तारों का भूमिगत किया जाना राजधानी की सौंदर्य और सुरक्षा दोनों को बढ़ाएगा। वह साथ ही बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता भी बेहतर होगी। रेखा गुप्ता ने आश्वासन दिया है कि इस सफल प्रोजेक्ट के आधार पर दिल्ली के अन्य क्षेत्रों में भी जल्द ही इसी तरह का नेटवर्क फैलाया जाएगा, जिसके लिए कुल 100 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। रेडिसन ब्लू होटल में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। दिल्ली के रेडिसन ब्लू होटल में शनिवार देर रात आग लगने का मामला सामने आया। वहीं आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद आग पर फायर ब्रिगेड ने काबू पा लिया। राहत की बात यह है कि इस घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। निमिषा प्रिया को मौत की सजा से बचाने के लिए दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। जो सुप्रीम कोर्ट सोमवार को इस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें केंद्र को एक भारतीय नर्स को बचाने के लिए राजनयिक माध्यमों का इस्तेमाल करने का निर्देश देने की मांग की गई है। नर्स को यमन में हत्या के आरोप में 16 जुलाई को फांसी दिए जाने की संभावना है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ इस मामले की सुनवाई कर सकती है। वकील सुभाष चंद्रन के आर द्वारा जल्द से जल्द राजनयिक माध्यमों की तलाश करने की बात कहने के बाद इस मामले को 10 जुलाई को तत्काल सुनवाई के लिए भेजा गया था। उन्होंने दलील दी थी कि शरिया कानून के तहत मृतक के परिवार को ब्लड मनी के भुगतान की अनुमति दी जा सकती है। वह पीठ ने वकील से याचिका की कॉपी अटॉर्नी जनरल को देने को कहा और उनकी सहायता मांगी। करीब 4000 कर्मचारी आर्थिक तंगी से जूझ रहे। DIMTS बसों के परिचालकों का छलका दर्द। राजधानी दिल्ली में डिमटस यानी दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम के कर्मचारी और उनके अधीन काम कर रहे हजारों बस परिचालकों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। दरअसल बीते 3 दिन से 4 महीने से वेतन न मिलने के कारण करीब 4000 से अधिक कर्मचारी भारी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। इन कर्मचारियों के पास न तो बच्चों की फीस देने के पैसे, न मकान का किराया चुकाने का साधन और न ही घर का राशन खरीदने की क्षमता बची है। मजबूरी में कुछ परिचालक 5 से 10% ब्याज पर कर्ज लेकर गुजारा कर रहे हैं। वहीं कुछ परिचालक रात के समय डिलीवरी सर्विस में काम करके अपने परिवार का पेट भर रहे हैं। अब हरियाणा की तरह दिल्ली में भी साफ दिखेगी यमुना, पानी का सैंपल लिया गया। जो सरकार के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री परवेश साहिब सिंह ने आज पल्ला क्षेत्र में यमुना नदी का निरीक्षण किया। यह वही स्थान है जहां यमुना हरियाणा से होकर दिल्ली में प्रवेश करती है। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने विभागीय अधिकारियों के साथ बोट से यमुना के जल स्तर और तटीय स्थिति का जायजा लिया। नदी के पानी के सैंपल भी एकत्र किए गए ताकि उसकी गुणवत्ता की जाँच कराई जा सके। गाजियाबाद में मुठभेड़ में बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग, 6 गिरफ्तार, 3 बाबरिया गैंग के बदमाश गिरफ्तार। गाजियाबाद में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इसमें बाबरिया गैंग के 3 बदमाश भी शामिल हैं। मिली जानकारी के मुताबिक थाना भोजपुर पुलिस टीम की तरफ से चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान 3 संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन वे भागने की कोशिश करने लगे।
दिल्ली एनसीआर में कांवड़ यात्रा को लेकर रूट डायवर्जन प्लान जारी। जानिए कौन कौन से रास्ते किए गए हैं बंद। ये सावन महीना शुरू होने के साथ ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है। हरिद्वार, गोमुख और गंगोत्री धाम से शिव भक्त कांवड़िया पवित्र गंगा जल उठाते हैं। वे जल उठाने के बाद शिव भक्त कांवड़िया हरिद्वार से अपने क्षेत्र के शिवालय की ओर कूच करते हैं। बता दें कि दिल्ली एनसीआर में कांवड़ यात्रा की काफी धूम रहती है, क्योंकि गाजियाबाद और दिल्ली से विभिन्न राज्यों के कांवड़ यात्री होकर गुजरते हैं, जिसमें से प्रमुख तौर पर हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के शिव भक्त शामिल होते हैं। वह कांवड़ यात्रा की शुरुआत से ही दिल्ली एनसीआर में विभिन्न मार्गों पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाता है, जिससे कि शिव भक्तों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर की अहम बैठक, महापौर भी हुए शामिल। जब दिल्ली में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की प्रगति की समीक्षा हेतु सीएम रेखा गुप्ता ने एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में दिल्ली के मेयर सरदार राजा इकबाल सिंह मौजूद रहे। बैठक में उप महापौर जय भगवान यादव, नेता सदन प्रवेश स्वाही, अस्थायी समिति के अध्यक्ष सत्य शर्मा, उपाध्यक्ष अस्थायी समिति सुंदर सिंह, निगम आयुक्त अश्विनी कुमार, अपर आयुक्त जितेंद्र यादव, मुख्य अभियंता यानी कि एमसीडी तथा जीएनसीटीडी एवं एमसीडी के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने बताया कि बैठक में कुल 13 प्रमुख एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिनमें गाजीपुर, भलसवा और ओखला के तीनों लैंडफिल साइटों पर लीगेसी कचरे की बायो माइनिंग की प्रगति और वर्ष 2026 की समय सीमा से पहले इन स्थलों के पुनः प्राप्ति कर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। उन्होंने बताया कि निगम ने जुलाई 2025 में बायो माइनिंग की क्षमता को 25,000 टीपीडी से बढ़ाकर 30,000 टीपीडी कर दिया है। अब एमसीडी में मनोनीत पार्षदों को भी मिलेगा विकास कार्यों के लिए फंड, निगम ने पास किया प्रस्ताव। ये दिल्ली नगर निगम ने प्रस्ताव पास करके अब मनोनीत निगम पार्षदों को भी फंड देने की व्यवस्था की है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब नगर निगम द्वारा मनोनीत पार्षदों को भी अब फंड दिया जाएगा। वैसे अभी तक सिर्फ निर्वाचित पार्षदों को ही पार्षद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के अंतर्गत निगम की ओर से फंड मिलता था। बता दें कि दिल्ली नगर निगम में राज्यपाल द्वारा मनोनीत 10 निगम पार्षद होते हैं, जिनको एल्डरमैन भी कहते हैं। इन पार्षदों को निगम की बैठकों में शामिल होने और अपनी बात रखने का भी अधिकार प्राप्त होता है, लेकिन सिर्फ इन्हें फंड नहीं मिलता था। इसके अलावा निगम जोन की बैठकों में भी ये मनोनीत पार्षद शामिल होते हैं। बढ़ा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो दिल्ली में गिरा क्राइम का ग्राफ। दिल्ली पुलिस ने शनिवार को 1 जनवरी से 30 जून तक का क्राइम डेटा जारी किया। बीते 2 साल की तुलना में 2025 के शुरुआती 6 महीनों में स्ट्रीट क्राइम से लेकर गंभीर अपराध तक में कमी दिख रही है। पिछले साल इसी समय के मुकाबले आपकी बार लूट में 22.88% कमी आई है। स्नैचिंग भी 25.97% तक घटी है। सेंधमारी 2024 की तुलना में 25.40 घरों में चोरी 16.07 और गाड़ी चोरी 5.98% में कमी हुई है। रेप पॉक्सो के केस 10.38% और छेड़छाड़ के 12.50% केस 2024 के मुकाबले कम दर्ज हुए हैं। मर्डर के मामलों में 3.73% की बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।